हेलो गाइस, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद किरण में। आप सभी को पता है कि हिंदी ग्रामर की अभी हिंदी व्याकरण की सीरीज हमने स्टार्ट की है और हिंदी व्याकरण का लेक्चर नंबर ये 3rd है। अपनी स्टडी को एक नया आयाम देने के लिए जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल से। अभी मैं भी शायद भर्ती आने वाली है, पटवारी की भी। और जहां तक आइडिया है, HPRCA भी भर्ती निकाल रहा है। एक सब इंस्पेक्टर की पहले रिक्रूटमेंट निकली थी, तो जिन बच्चों ने तो फिलअप किया था फॉर्म, उनके लिए तो शायद उसी को अपडेट करना पड़ेगा। बाकी जो बच्चे हैं उनको भी शायद न्यू रिक्रूटमेंट दी जाए कि आप भी फॉर्म फिल कर सकते हो। बाकी आपका TGT JBT कमीशन के भी फॉर्म आने वाले हैं, तो कंटिन्यू आप अपनी स्टडी को बनाए रखें। अभी आपके पास एक और मौका है जिंदगी को संवारने का, तो जरा भी टाइम आप वेस्ट ना कीजिए। HP पुलिस की भर्ती की बात करते हैं, उसकी रिक्रूटमेंट तो निकल ही चुकी है। आप जितने भी एलिजिबल है उसके लिए, उनके तो आपने फॉर्म सभी ने फिलअप कर दिए होंगे, ठीक है। इन सभी के लिए जो एग्जाम ये आने वाले हैं, इनके लिए हिंदी भी एक इम्पोर्टेंट सेक्शन रहता है। इंग्लिश ग्रामर की भी हमने सीरीज को स्टार्ट किया है, उसको भी बारी बारी क्लियर करते जाएंगे और इधर से हिंदी ग्रामर को भी, हिंदी व्याकरण को भी कवर करते जाएंगे। अगर मुझे वक्त मिला तो इंडियन जीके वगैरह जितना भी आपके पास सेक्शन रहता है उसको भी कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगी। मटेरियल डीप ही रखेंगे क्योंकि क्वेश्चंस डीप पूछे जाते हैं। अब जो इजी क्वेश्चन होता है वो तो जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो सारे कर लेंगे। मेरिट कहाँ से बनती है? जो आपका थोड़ा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन रहता है या हाई लेवल का क्वेश्चन रहता है, तो अगर वो आपका क्लियर हो चुका है और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनसे वो नहीं हुआ है, तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट रहता है, वही आपको थोड़ा आगे लेके जाता है। तो ध्यान रखना है कि मैंने पहले भी बताया है, आज भी बता रही हूँ। ये मत सोचिए कि मैं पटवारी की प्रेपरेशन कर रहा हूँ या फिर मैं पुलिस की प्रिपरेशन कर रही हूँ। जरा भी ना सोचे। जिस भी चीज के बारे में आप पढ़ते हैं उस चीज के बारे में नॉलेज आपको डिटेल्ड पता होनी चाहिए। आगे आप सभी को पता ही है कि कंपटीशन कितना है। एक आप ही नहीं हो जो स्टडी कर रहे हैं, इस लाइन में बहुत सारे बच्चे हैं। आजकल लाइब्रेरीज में आप जाते होंगे तो वहां पे सीट नहीं मिलती, बुक हो चुकी है, सभी अपनी अपनी स्टडीज में बिल्कुल बिजी हो चुके हैं। तो आप भी जरा भी गैप ना दे स्टडी को, स्टडी के साथ कोई कंप्रोमाइज ना करे। शादियां फिर से मिलती रहेगी, फंक्शन फिर से आते रहेंगे, पर जो ये जिंदगी को संवारने का मौका है, जो सफलता की ओर आप कदम बढ़ा चुके हैं, ये आपको बार बार जिंदगी में नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो अपनी स्टडी को एक नया आयाम देने के लिए मैं फिर से बताती हूँ कि आप कंसिस्टेंसी बनाए रखें, पेशेंस बनाए रखें और अपना जो डेडिकेशन है उसकी ओर जितना मर्जी आप अग्रसर हो सकते हैं वो आप आगे बढ़ते रहिए। तो इसी हिंदी की सीरीज को आगे करते हुए थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं कि जो हमारा लेक्चर नंबर 2 था उसमें हमने क्या पढ़ा था। कल हमने वर्णमाला को स्टार्ट किया था, पिछले लेक्चर में वर्णमाला को स्टार्ट किया था और उसमें मैक्सिमम हमने कवर किया था स्वरों के बारे में। अभी तो स्वर आगे भी पढ़ने हैं, पर बेसिक्स जो उसका रहता है वो हम कवर कर चुके हैं और आज हम आगे पढ़ते हैं स्वरों के बारे में, ठीक है। स्वरों को हमने वर्गीकरण किया था, वर्णों का वर्गीकरण किया था, वर्ण के बारे में पढ़ा था। हमारी सीक्वेंस वाक्य तक जो रहती है उसकी सीक्वेंस क्या रहती है, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है वो वाला। और लेक्चर नंबर 1 तो है ही इंपॉर्टेंट, उसको आप जीके वाली साइड से ले लो चाहे आप व्याकरण वाली साइड से ले लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपके लिए। काफी कोशिश की है मैंने मैक्सिमम चीजें कवर अप करने की, कि आपका जो मटेरियल है कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे ना, ठीक है। तो चलो आज भी शुरू करते हैं थोड़ा सा हिंदी के बारे में ही। अब हम क्या करेंगे आज कि जो स्वर थे आपके, रेड मार्कर से लिखते हैं, उच्चारण की दृष्टि से स्वरों का वर्गीकरण।
अब उच्चारण की दृष्टि आपको पता है कि उच्चारण क्या चीज होती है। उच्चारण का मतलब होता है कि जब भी हम कोई चीज बोलते हैं, कोई वर्ण हम बोलेंगे, तो वो हमारे इंटरनल जो मुंह के अंदरूनी पार्ट है वो उन सभी से कहीं ना कहीं टकरा कर जाता है। तो कौन सा वर्ण आपका कौन से पार्ट से टकरा के जाता है, वही उच्चारण के आधार पर हम यहाँ पे वर्गीकरण करने वाले हैं। अभी खाली स्वरों का चला है, तो स्वरों की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप पढ़ते हैं अ आ। पूछा जाता है अ आ का उच्चारण स्थान कौन सा है, याद रखना है कंठ। दूसरा आपके पास आता है छोटी ई और बड़ी ई। इनका जो उच्चारण स्थान है तालव्य है। और उसके बाद आपके पास छोटा ऊ और बड़ा ऊ आते हैं। इनका रहता है औष्ठव्य, औष्ठ्य रहता है ओष्ठ्य, ठीक है। उसके बाद री आता है री, और री का जो उच्चारण स्थान है यह मूर्धन्य है। कौन सा है, मूर्धन्य है। जीभ जिसको हम बोलते हैं जीभ से टकरा कर जाता है, आपको याद रखना है। अब आपके पास ए और आई। ए आई की हम बात करेंगे तो ये कंठ तालव्य, कंठ और तालु, ए आई। ए और आई की अगर हम बात करते हैं तो कंठ से भी आती है साउंड और जीभ ऊपर तालु से भी टकराती है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये आपको याद रखना है। और नेक्स्ट आपके पास है ओ और आओ। तो ये आपने देखे कि ओ और आओ कंठोष्ठ, कंठो, ये आपके पास कंठोष्ठ है। ये कंठ से भी आते हैं ओ, और यहाँ पे ओठ के साथ भी कहीं ना कहीं अपनी आकृति बनाते हैं। तो आपको याद रखना है कि ये आपके पास स्वरों का उच्चारण के आधार पर वर्गीकरण है कि जो स्वर है आपके वो कहाँ कहाँ से टकरा कर जाते हैं। यहाँ पे आपने थोड़ा सा हल्का सा नोट लिखना है एक। कभी पूछ लेते बेटा क्वेश्चन की आगत स्वर किसे कहा जाता है, आगत स्वर। तो आपको ध्यान रखना है कि जिसके ऊपर आपका ये कभी कभार ऐसे, जैसे मान लीजिए आपके पास इंग्लिश में ऑल लिखते हैं, अगर इसको हिंदी में लिखना होगा तो आप इस तरह से लिखेंगे इसको ऑल। ये वाला जो आल है ये आगत स्वर में काउंट किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट इसका जो वर्गीकरण पढ़ेंगे हम, है तो ये भी उच्चारण के आधार पर ही, पर इसमें आपका जीव आ जाता है। तो आपको याद रखना है जिह्वा लिखेंगे। जिह्वा के आधार पर स्वरों का उच्चारण कितने प्रकार से करते हैं हम, 3 प्रकार से। कौन कौन से 3 प्रकार है, सबसे पहले आपके पास आ जाता है अग्रस्वर। ऐसे स्वर वर्ण जो जीव होती है ना, जिह्वा के अगले भाग से उच्चारित होते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है, शॉर्ट में लिखना है, उन्हीं को ही हम अग्रस्वर कहते हैं। अब आपको पता है कि अग्रस्वर क्या है, कि जो जब हम प्रोनाउंस करते हैं और उनको प्रोनाउंस करने के लिए जीभ का अगले वाला भाग प्रयोग में लाया जाता है, उसको अग्रस्वर कहा जाता है। अग्रस्वर में आपके पास 4 है। अगर अग्रस्वर पूछा जाएगा कि अग्रस्वर कितने हैं, कभी खाली क्वेश्चन पूछा जाता है कि अग्रस्वर आपके पास कितने हैं, तो ध्यान रखना है अग्रस्वर 4 है। एक तो आपकी बोल के भी देखना है साथ के साथ, जब हम बोलेंगे इसको ई ई ए आई,
जब इनको सभी को प्रोनाउंस किया जाता है ई ई ए आई को, तो जीभ बिल्कुल एक ही जगह रहती है और जीभ का जो अगला पार्ट है वो ऊपर उठ जाता है, जिसके कारण इनको अग्रस्वर कहा जाता है। ई, दोनों ई आएगी, छोटी भी बड़ी भी, और एक आपके पास ए और ये आई, ये आपके पास क्या है, अग्रस्वर, इन्हें हम अग्रस्वर कहते हैं। दूसरा आता है मध्य स्वर, नंबर 2। नंबर 2 में है मध्य स्वर। अब मध्य स्वर किसको कहते हैं, जिसको प्रोनाउंस करने में जीभ के मध्य का या बीच का भाग ऊपर उठ जाता है, उनको मध्य स्वर कहा जाता है। ठीक है, तो शॉर्टकट में लिखते हैं जीभ का मध्य भाग जिस स्वर के उच्चारण में प्रयुक्त किया जाता है, उसे मध्य स्वर कहा जाता है। मध्य स्वर कहा जाता है। फिर से वही बात आ जाएगी, पूछा जाएगा कि मध्य स्वर की संख्या कितनी है, तो आपको याद रखना है कि मध्य स्वर की संख्या सिर्फ एक है, और वो कौन सा है, अ। ये है आपका मध्य स्वर। जब आप अ बोलेंगे ना, खुद बोल के देखो, अ, तो जीभ का जो बीच वाला हिस्सा है वो ऊपर उठ जाता है। तो जिस स्वर के उच्चारण में जीभ का मध्य वाला भाग ऊपर उठ जाता है, उसे हम मध्य स्वर कहते हैं। और थर्ड टाइप जो आपके पास रहता है, कौन से वाला, थर्ड टाइप। थर्ड टाइप को हम यहां से लिखेंगे, इसको हम बोलते हैं पश्च स्वर। अब पश्च क्या होता है, पश्च का मतलब होता है बाद वाला। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग ऊपर उठता है, उसे पश्च स्वर कहा जाता है। फिर वही बात पूछी जाती है, संख्या बतानी है जी, पश्च स्वरों की संख्या कितनी है। तो संख्या की हम बात करेंगे, इनकी संख्या 5 है। कौन कौन से बेटा, आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ। ये है आपके पास पश्च स्वर। क्लियर है, पश्च स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का पिछले वाला भाग ऊपर उठ जाता है। जैसे हम बोलेंगे आ, देखना आ जब बोलते हैं तो जीभ का देखो कि कौन सा भाग ऊपर उठ रहा है। उसके बाद हम बोलेंगे ऊ में भी पिछले वाला भाग उठ रहा है, बड़े ऊ में भी, ओ में भी वही उठ रहा है, आओ, और आओ में भी वही लास्ट वाला भाग ऊपर उठ जाता है, जिसके कारण इन्हें पश्च स्वर कहा जाता है। बेटा अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मे बी आपको ये वाला आपको समझ आ गया होगा। कभी आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है कि ए आई का कौन से वाला उच्चारण स्थान है, ऐसे नहीं पूछा जाएगा। पूछा जाता है कि निम्नलिखित वर्णों में से
कौन से वर्ण कंठ तालव्य है। तो कंठ तालव्य कौन से हैं, ध्यान रखना है, ए आई है। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित वर्णों में से कौन से वर्ण कंठोष्ठ है, कौन सा वर्ण मूर्धन्य है। तो आपको ध्यान रखने हैं कि कौन कौन से वर्ण आपके पास किस किस वर्ण का कौन सा उच्चारण स्थान होता है। ठीक है, अब आगे हम लिखेंगे मुख द्वार खुलने के आधार पर वर्णों का क्या, स्वरों का क्या करेंगे, हम वर्गीकरण करेंगे। आप लिखेंगे मुख द्वार खुलने के आधार पर, और आप इनको ओठ की आकृति के आधार पर भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें आपके पास होठ की भी आकृति जानी है। मुख है ये, ठीक है। मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब जो मुख द्वार खुलने के आधार पे, मुख द्वार कैसे खुलता है, किसी स्वर को प्रोनाउंस करना है तो कम खुलेगा, किसी स्वर को प्रोनाउंस करना है तो ज्यादा खुल जाता है, या फिर किसी में आधा खुला रहेगा, किसी में बहुत बड़ा खुलेगा, किसी में कम खुलेगा, किसी में सबसे ज्यादा ही कम खुलेगा। तो ये है मुख द्वार के आधार पर कि किस तरह से स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है। इसमें सबसे पहला आपके पास टाइप आ जाता है विपरीत स्वर। विपरीत को आपने याद रखना है कि विपरीत का मतलब होता है बड़ा। तो ऐसा स्वर जिसके उच्चारण में मुख द्वार सबसे ज्यादा खुलता हो या सबसे बड़ा खुलता हो, उसे विपरीत स्वर कहते हैं। मुझे लगता है इतना लिखने की तो शायद नहीं जरूरत होगी। आपको अगर डेफिनेशन लिखनी होगी तो लिखना कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख द्वार, ये द्वार है ना, मुख का डोर है, ठीक है, मुख द्वार सबसे अधिक खुलता है, उसको विपरीत स्वर कहा जाता है। अगर आप लिखना चाहो तो विपरीत स्वर आ बोलना जरा, आ। अगर आ प्रॉपरली बोल ले तो मुंह बहुत बड़ा हो जाता है, याद रखना है। विपरीत स्वर की हम बात करें तो सिर्फ आपके पास एक है और इसका नाम है आ। ये आपका विपरीत स्वर है। दूसरा आपके पास आ जाता है अर्ध विपरीत। दूसरे में अर्ध विपरीत स्वर। अब अर्ध विपरीत आप फिर से समझ गए होंगे कि अर्ध विपरीत क्या होता है, जिसमें आधा खुला हुआ हो और आधा खुला हुआ। अर्ध विपरीत की अगर हम बात करेंगे तो ध्यान रखें कि इसमें आपके पास 4 स्वर आ जाते हैं। अर्ध विपरीत जिसमें मुख द्वार आधा, विपरीत स्वर की अपेक्षा आधा मुख द्वार खुलता है, उन्हें हम विपरीत स्वर कहते हैं। जैसे हमने पहले बोला था आ बहुत ज्यादा खुला था, अब बोलेंगे अ बोलेंगे तो आ की तरह बड़ा नहीं खुल रहा है, अब कम खुल रहा है। तो यहाँ पे इनकी संख्या कितनी है, 4 है। इसमें आपका एक तो अ आ जाता है, एक आपकी ए ए, ए नहीं आई आती है, आई आती है, बाकी आपके ओ और औ, ये 4 आपके पास रहते हैं अर्ध विपरीत स्वर जिनको हम कहते हैं। आपको याद रखना है कि अर्ध विपरीत की संख्या कितनी है, 4 है। इसमें अ आ जाता है, ए आई है और ओ है और आउ है। ए इसमें नहीं आता है, आई ओ और आउ और एक इनके साथ अ हो गया है। यह है आपके पास अर्ध विपरीत स्वर। नेक्स्ट आपके पास आता है समृद्ध स्वर। तीसरा समृद्ध, ऐसे लिखते हैं समृद्ध स्वर। जिनके उच्चारण में मुख द्वार ना के बराबर, ना के बराबर, ना के बराबर, या आप लिख सकते हैं बिल्कुल कम खुले,
समृद्ध स्वर कहा जाता है। अब आपको समृद्ध स्वर को भी याद रखना है कि समृद्ध स्वर में ना के बराबर मुख द्वार खुलता है। समृद्ध स्वर की हम बात करें तो समृद्ध स्वर की संख्या पूछी जाए आपसे तो इसमें भी आपने याद रखना है कि ये भी आपके पास कितने हैं, 4 है। और इनमें आपके पास कौन कौन से आते हैं, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। इनको जब हम प्रोनाउंस करते हैं, देखो बिल्कुल कम खुलता है बेटा मुख द्वार, ई ऊ, क्लोज ही हो जाता है एक बार तो, ई ऊ, ठीक है, बहुत कम खुलता है। तो इनको हम कौन से बोलेंगे, समृद्ध स्वर कहते हैं। अब आगे आता है अर्ध समृद्ध स्वर। अर्ध समृद्ध स्वर क्या होता है, जिनके प्रोनाउंस या जिनके उच्चारण में मुख द्वार समृद्ध स्वर की अपेक्षा थोड़ा सा ज्यादा खुलता है, उनको हम क्या बोलेंगे, अर्ध समृद्ध स्वर बोलते हैं। फोर्थ है अर्ध समृद्ध स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार समृद्ध स्वर की अपेक्षा थोड़ा अधिक खुले, उन्हें अर्ध समृद्ध स्वर कहा जाता है। अर्ध समृद्ध स्वर कहा जाता है। फिर इनकी भी संख्या पूछी जाती है, संख्या। तो इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या 2 है। कौन कौन सी है, एक तो आपकी ए आ जाएगी, ए, और दूसरा आपका ओ आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको 2 चीजें देखनी है कि जो ओ है आपका, ये अर्ध समृद्ध स्वर भी है, और यहां से अगर ओ को हम देखें तो ये अर्ध विवृत स्वर भी है। तो नोट डालना है आपने, नोट। ओ अर्ध समृद्ध, अर्ध समृद्ध तथा अर्ध विवृत दोनों में आता है। बात खत्म, एकदम कहानी खत्म। ये थे आपके पास स्वरों का जो वर्गीकरण है, ये वाला था, उच्चारण के आधार पर भी था, जिन भी चीजों के आधार पर आप बोले, ये स्वर का आपका चैप्टर था, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा था यहाँ पे विवृत स्वर। विवृत पे मैंने आपको बताया था विवृत कौन सा होता है, ऐसा स्वर। विपरीत का मतलब बड़ा, जिसमें मुख द्वार बड़ा खुलता है। कभी क्या पूछा जाता है कि मुख द्वार, आपके पास टाइप दिए जाएंगे कि जैसे विवृत स्वर है, अर्ध विवृत है, समृत है, ये वाले हैं, ये किस प्रकार के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण है। तो याद रखना है कि आपके पास वहां पे या तो उच्चारण के आधार पे दिया गया होगा या मुख द्वार खुलने के आधार पे दिया होगा, ठीक है। और अगर ये दोनों चीज है, उच्चारण के आधार पे भी, मुख द्वार के आधार पे भी, तो मुख द्वार वाला करना है, क्योंकि उच्चारण के आधार पर इसके टाइप्स बहुत आ जाते हैं, फिर वो जीवा के आधार पर भी आ जाता है, ठीक है। ये वाला आपको याद रखना है।
अब मैक्सिमम मैक्सिमम जो ये लोगों ने है वो रट रखा है कि कौन से वर्ण का कौन सा उच्चारण स्थान आता है। तो अब क्या पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाएगा कि उच्चारण के आधार पर जो वर्णों का वर्गीकरण है वो कितने प्रकार से किया जाता है। तो आपको पता है 2 प्रकार से किया जाता है, एक स्वर है, दूसरा व्यंजन है। समझ में आया आपको, ये याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि जीवा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है, तो 3 प्रकार से, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। इस टाइप के क्वेश्चंस अब बनने स्टार्ट हो गए हैं। तो आपको अवेयर रहना है, आपको हर तरीके से अपनी तैयारी को एक नया अंजाम देके बिल्कुल परफेक्शन के साथ क्वेश्चंस को करना है। ठीक है बेटा, ये वाला स्क्रीनशॉट आपने लेना है तो लीजिए, अदरवाइज हमें आगे बढ़ना है। अब हम शुरू करेंगे व्यंजन वर्ण। चलो अब आगे व्यंजन वर्ण को शुरू करते हैं। देखते हैं व्यंजन वर्ण कहाँ तक होते हैं, क्योंकि इसमें थोड़े से ज्यादा है काम, तो इनको आराम आराम से करेंगे। अब आप लिखेंगे यहाँ पे व्यंजन। ऐसे वर्ण जिन्हें स्वरों की सहायता से उच्चारित किया जाता है। व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। देखो व्यंजनों की बेटा अगर हम बात करते हैं तो इनका अपना जरा भी एग्जिस्टेंस नहीं होता है, अस्तित्व नहीं होता है। ये किस पे बेस होते हैं, ये स्वरों पे बेस होते हैं। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं यहाँ पे क की, ये खुद में क, इसका मतलब ये है कि इसमें अभी अ शामिल नहीं है। और अगर इस क की हम बात करें तो ये अभी आधा है, ये पूरा नहीं है। अगर इसे पूरा करना होगा तो इसमें हमें प्लस अ को करना होगा। अब ये इज इक्वल टू आपका पूरा क बनता है। कभी संधि भी पूछी जाती है कि क का संधि विच्छेद क्या होगा। वैसे इनका तो शायद इजी होता है, नहीं पूछा जाता, वो आपका संयुक्त व्यंजन का पूछा जाता है बहुत बारी, उसको भी करेंगे आगे। जो ये व्यंजन वर्ण है वो सारे के सारे ऐसे वाले हैं जिनमें कहीं ना कहीं स्वर का अस्तित्व है। अगर स्वर का अस्तित्व ना हो तो इनका अपना एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है, ये आधे आधे रह जाते हैं। ठीक है, और इनसे कोई भी चीज आगे हम नहीं बना पाते हैं। तो आपको याद रखना है कि इन्हें किसकी सहायता से उच्चारित किया जाता है, स्वरों की सहायता से उच्चारित किया जाता है। ठीक है, अब इतना आपको समझ आ गया होगा। अब देखो बेटा थोड़ा सा एक डिफरेंस था जो मैं आपको बताना चाह रही थी। एक वर्ण है, एक अक्षर है। ठीक है, अब इन दोनों में से अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाए कि छोटा कौन सा है, वर्ण है कि अक्षर है, या दोनों बराबर है, तो मैं बोलती हूँ कि छोटा आपका ये है, ये आपका स्मॉल है, और ये इसका बिग रूप है, थोड़ा ये वाला बड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं यहाँ पे कि जैसे हम बात करेंगे अ की, तो अ वर्ण है, और अगर क की बात करेंगे तो क अक्षर है। कैसे हुआ, अगर हम क को भी वर्ण बनाना चाहे तो बना सकते हैं, ये हमारा क वर्ण बन गया। और अगर इसे अक्षर बनाना है तो हमें ये वाला करना पड़ेगा, इसके साथ क जमा अ हमें करना पड़ता है, तब ये अक्षर बन जाता है। इतना सा थोड़ा सा डिफरेंस है वर्ण और अक्षर में, कि जो वर्ण होता है वो विदाउट अन्य वर्णों की सहायता से उच्चारित किया जाता है, और जो अक्षर होता है, अक्षर में कहीं ना कहीं हमारा स्वर वर्ण छिपा रहता है। ठीक है, इतना सा बेसिक सा डिफरेंस है किसमें, वर्ण में और
अक्षर में। तो ये आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज के लिए ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, हम व्यंजन की बात कर रहे थे। तो आपको पता है कि हिंदी भाषा में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है। मूल मूल होता है जो बेसिकली हम यूज करते हैं। तो आपको पता है कि मूल वर्ण तो यहाँ पे 33 है। और अगर आपसे कुल वर्ण पूछे जाते हैं कि कुल व्यंजन, सॉरी वर्ण नहीं व्यंजन, कुल व्यंजन आपसे पूछे जाते हैं तो आगे बढ़ के देखना है हमें, ये टोटल 39 हो जाते हैं। समझ आया। अब यहाँ से हम शुरू करेंगे कि जो व्यंजन है, व्यंजनों का भी आगे हमें क्या करना है, ये यहाँ पे इनका भी विभाजन किया जाएगा। तो सबसे पहले वाला विभाजन जो होता है, इनको हम वर्गीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन भी हम इनको कहते हैं। नंबर 2 पे हम इनको स्पर्शी व्यंजन भी कहते हैं। स्पर्शी ऐसे लिखेंगे कि पेट कटा शाह लिखेंगे, स्पर्शी, स्पर्शी व्यंजन, इनको स्पर्शी व्यंजन भी कहा जाता है। और अगर आपसे ज्यादा ही डिटेल्ड पूछा जाए तो उदित व्यंजन भी इन्हीं का नाम है। क्या है ये? उदित व्यंजन, ठीक है। आपको इतना याद रखना है, इन्हीं को बोला जाता है। कौन सा? वर्गीय से तो आप समझ ही गए होंगे कि वर्गीय व्यंजन क्या होते हैं। 5 वर्ग है आपके पास। सबसे पहले आता है क वर्ग। क वर्ग में कौन कौन से ये है? क, ख, ग, घ, घ। फिर आपका च वर्ग आता है। च वर्ग, च में कौन कौन से आते हैं? च, छ, ज, झ, य। मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वर्णमाला में एक्यूरेट वर्णमाला किस किस को आती है। क्या मेरी तरह आप भी कहीं बीच में स्किप कर जाते हैं? अब वो जो फर्स्ट में पढ़ाई होती थी ना वो थोड़ा सा भूल चुके हैं। क्या आप भी वर्णमाला के रिगार्डिंग कभी कभार धोखा खा जाते हैं मेरी तरह? तो बताएंगे जरा मुझे कमेंट बॉक्स में। अब आएगा ट वर्ग। ट, ठ, ड, ढ और अण। फिर आता है त वर्ग। त, थ, द, ध और न। एंड लास्ट में आता है प वर्ग। प, फ, ब, भ और ये आपका म। 5 वर्ग है, 1 2 3 4 5। और इस तरह से एक वर्ग में 5-5 वर्ड हमारे पास दिए गए हैं। टोटल ये हमारे पास 25 हो जाते हैं। अभी तो 33 पूरे करने हैं, उसके बाद 39 को भी पूरा करना है। आगे हम काउंट करते जाएंगे कि किस किस तरह से। तो ये है आपके पास क्या वाले, ये आपके पास व्यंजन है, वर्गीय व्यंजन हम जिनको कहते हैं। ये तो हमने लिखे। अब यहाँ पे खत्म ही कर देते हैं इसका टॉपिक। इनके हम उच्चारण स्थान को भी यहीं पे लिख देते हैं कि किस वर्ग का स्थान, उच्चारण स्थान कौन सा है। तो सबसे पहले क वर्ग की बात करेंगे। आपको पता है कि इसका उच्चारण स्थान कंठ है, बोलो आप, या कंठ बोलो, ठीक है। दूसरा आपके पास रहता है च वर्ग। देखो च को जब उच्चारित करना है ना, च, तो जीभ कहाँ से लग रही है? तालू से। तो ये तालु वर्ण आ जाते हैं, इनका जो उच्चारण स्थान है वो तालु आ जाता है। ट वर्ग की अगर बात करेंगे तो जीभ आपकी ऊपर चली जाती है, ऊपर से टकरा के नीचे आ जाती है। तो ये किस वर्ण में आ जाते हैं? मूर्धा वाले वर्ण में आ जाते हैं। ट, ठ, ड, ड, ड। तो ये सारे के सारे इसमें मूर्धा में आ जाते हैं, जिसको हम जीभ बोलते हैं, ठीक है, मूर्धा वाले। त वर्ग की हम बात करेंगे तो जीभ का टच देखना है कहाँ से होता है? दंत से हो रहा है ना। तो आपको देखो, कोई भी आपके पास वर्ण आता है उसको प्रोनाउंस किया करो। आप प्रोनाउंस करेंगे आराम से आपका उच्चारण स्थान निकल के आ जाता है, ठीक है। इनका क्या हो जाता है? दंत। आपको
याद रखना है। तो थो दो का दंत हो जाता है। और लास्ट में आपके पास प वर्ग बचता है, तो प वर्ग की हम बात करेंगे तो अब प फ भ ब का लिप्स का ही काम है डायरेक्ट सारा का सारा। तो आपको याद रखना है कि ये हमारे पास ओष्ठ वर्ण हो जाते हैं, इनका जो उच्चारण स्थान है वो ओष्ठ हो जाता है। ठीक ठीक है। अब नेक्स्ट आपको पता है कि प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? नासिक्य वर्ण कहलाता है। ध्यान रखना है बेटा, प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? नासिक्य नासिक्य वर्ण कहलाता है। रेड पेन से लिख देती हूँ मैं इसको। नासिक्य वर्ण कहलाता है। और नासिक्य वर्ण की अगर आपसे संख्या पूछी जाती है, 1 2 3 4 5 वर्ग है, और सभी पांचों वर्ग का जो अंतिम वर्ण होता है उन्हें नासिक्य वर्ण कहा जाता है। नासिक्य वर्ण क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि अगर आप इनको प्रोनाउंस करते हैं तो मुंह के साथ नाक की भी जरूरत पड़ती है। अच्छा, सारे के सारे एक बार नाक को पकड़कर इन वर्णों को प्रोनाउंस करेंगे, उच्चारित करेंगे। जैसे ग, ग बोला जाता, ग नहीं बोला जाता। ग, य, ण, न, म, ये हमसे फिर नहीं बोला जा सकता अगर हम इनके लिए नाक पकड़ देते हैं। इनकी जो टॉन है ना, टॉन बजती है, वो कहाँ से? नाक से होके आती है। तो ध्यान रखना है कि इन्हें हम कौन से वर्ण कहते हैं? नासिक्य वर्ण कहते हैं। और बाकी आपको याद रखना है कि इनके जो नाम है वो कौन कौन से हैं। स्पर्शी व्यंजन है। ठीक है, स्पर्शी को देख लेना कि कैसे लिखा जाता है, मैं तो कंफ्यूज होगी यहाँ पे। अब ये वाला श आता है कि पेट कटा श आता है कि ऐसे स्पर्शी होता है? जैसा भी होता होगा इसको सही कर देना है। मेरे दिमाग से स्किप हो गया है कि किस टाइप से लिखा जाता है। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं थोड़ी सा इधर जाती हूँ। ये आपका पहला टाइप था। अभी देखेंगे कि इसके भेद कितने हो जाएंगे टोटल। काउंट करते रहना। एक भेद आप पढ़ चुके हैं जिसका नाम है वर्गीय व्यंजन। उदित व्यंजन भी बोलते हैं, स्पर्शी व्यंजन भी बोलते हैं। स्पर्शी इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये मुख के किसी न किसी भाग से टकराते रहते हैं। ठीक है। दूसरा हम पढ़ेंगे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतस्थ व्यंजन कितने हैं, तो आपको पता है कि अंतस्थ व्यंजन की संख्या तो 4 है, पर होते कौन से हैं ये वाली एक बार थोड़ी सी डेफिनेशन लिख लेते हैं। ऐसे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में जिनके उच्चारण में मुख द्वार बहुत संकुचित हो जाता है तथा मुख से हवा
स्वरों की भांति, स्वरों की भांति बाहर निकल जाती है। अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। संख्या मैंने बताया कितनी है, 4 है। देखो, ऐसे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण से जो मुख द्वार है वो बहुत ही संकुचित हो जाता है। संकुचित तो जानते हैं ना, बिल्कुल कम खुला हुआ रहता है, ठीक है। और उसके बाद जब हम उनको प्रोनाउंस करते हैं तो उनका जो प्रोनाउंसिएशन है, जिस तरह से स्वरों के, जब स्वरों का प्रोनाउंस करते हैं तो हवा डायरेक्ट कंठ से आके बाहर निकल जाती है। जैसे हम बोलेंगे अ, देखो कंठ से आ रही है, बाहर निकल रही है। आ, ई, ये कंठ से आती है और बाहर निकल जाती है। तो ऐसे वाले वन जिनसे जो हवा है वो स्वरों की भांति बाहर निकल जाती है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन, अंत स्थित, अंतस्थ, ठीक है। जो अंत में स्थित थे और अंत से डायरेक्ट बाहर निकल जाते हैं उनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। आपको पता है कौन से हैं? यरलब बोलते हैं इनको, यरलब, हेलो, यरलब। यह है आपके पास 4 जिनको हम अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। अब आपके पास 3rd नंबर पे आ जाता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऐसे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण से सॉरी एक प्रकार की गर्माहट या ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। देखो, कुछ एक ऐसे भी व्यंजन होते हैं कि जब हम उनको प्रोनाउंस करते हैं तो शरीर से थोड़ी गर्माहट बाहर निकलती है या फिर हमें उनको बोलने में संघर्ष थोड़ा सा करना पड़ता है। तो इनकी भी संख्या आपसे पूछी जाती है कि कितनी है। तो संख्या तो आप सभी को पता है कि इसकी भी कितनी है, 4 है। और इनकी जो संख्या है, इनको जब हम प्रोनाउंस करते हैं, आपको पता है ये श है, पेट कटा श है, स है, हो है। इनको बोलते बारी हमें क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ता है, ठीक है। संघर्ष लगता है और जब हम इनको प्रोनाउंस करते हैं तो थोड़ी सी ऊष्मा, जैसे श है तो आप यहाँ पे हाथ लगा के देखेंगे तो अंदर से जो ऊष्मा बाहर आ रही है वो बिल्कुल गर्म हवा बाहर आती है। श, पेट कटा श, स, ह, इनको बोलने में थोड़ा ज्यादा संघर्ष लगता है, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, ऊष्म व्यंजन बोला जाता है, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन, 4th, ठीक है ना, ठीक है, वो मिटा दिया, ये 4th वाला है। इसके बाद आपके पास आ जाते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन। ये जो उत्क्षिप्त व्यंजन है इन्हीं को हम, उत्क्षिप्त का मतलब होता है जो कहीं से उत्पन्न हुए हैं, ठीक है। तो उत्क्षिप्त व्यंजन में आपके पास 2 आ जाते हैं। एक तो ये वाला जिसके नीचे ये बिंदु होता है और एक ये वाला र, और र इसको पढ़ा जाता है। इनको हम क्या बोलते हैं, इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन बोला जाता है, आपको याद रखना है। और नेक्स्ट टाइप हमारे पास आ जाता है संयुक्त व्यंजन। आगत व्यंजन की अगर हम बात करें, यहाँ पे आगत व्यंजन की, तो ये हमारे अरबी फारसी जैसे में कुछ यूज होते हैं। जैसे ये ज हो गया, इसके नीचे ये बिंदु सा लगता है, ठीक है, ज हो गया,
और फ हो गया, इनको हम आगत व्यंजन भी कहते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, ये है मेनली आपके पास उत्क्षिप्त व्यंजन। इन उत्क्षिप्त व्यंजन को कुछ और भी कहा जाता था, मेरे दिमाग से तो फिलहाल अभी द्विगुण व्यंजन बोलते हैं, द्विगुण व्यंजन याद रखना है आपको। याद आ गया क्या बोला जाता है? द्विगुण व्यंजन। अब द्विगुण व्यंजन क्यों बोला जाता है? क्योंकि आपको पता है कि परे भी है हमारे पास, ड और ड है, और जहां पे इनके नीचे बिंदु बना दिया तो ये अपना दूसरा रूप धारण कर लेते हैं, इसलिए इनको द्विगुण व्यंजन भी बोला जाता है, और इनको हम आगत व्यंजन बोलते हैं। अब लास्ट एंड फाइनल हमारे पास जो बचा है उनको हम बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। वैसे तो आप सभी इंटेलिजेंट हो, इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये छोटी छोटी बातें आप ना समझो, पहली दूसरी वाली बातें जिनको बोलते हैं आप ये ना समझो। बस आपको एक तो संख्या याद रखनी है, उत्क्षिप्त व्यंजन कितने हैं, द्विगुण व्यंजन किसे कहते हैं, आगत व्यंजन किसे कहते हैं, और आगत स्वर कौन सा है, ये वाले आपको याद रखने हैं। ये वाले मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। अब नेक्स्ट एंड लास्ट आपके पास है संयुक्त व्यंजन। मेरा य और प पहचानना ना, ये डॉक्टरी लिखाई है बेटा। व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, ऐसे व्यंजन वर्ण जो दो या दो से अधिक स्वर या व्यंजनों से, स्वर या व्यंजनों से मिलकर बने हो, उनको क्या कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन। उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन की अगर संख्या देखेंगे कितनी होगी, अभी हम देखेंगे इसको। इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? अक्ष, त्र, ज्ञ, और ये श्र है बेटा, ये श्र। ये तो कितनी हुई इनकी संख्या? तो इनकी संख्या भी टोटल 4 हुई। अब यहाँ से बात करेंगे, ये जो ज्ञ है इसका तो बहुत बारी पूछा गया है, क्या? संधि विच्छेद पूछा गया है। पटवारी के एग्जाम में भी पूछा गया था। अगर आप प्रीवियस ईयर पटवारी का एग्जाम देखेंगे तो वहां पे इसका क्या पूछा गया था? संधि विच्छेद पूछा गया था। पर ये जो बाकी के भी है आपके पास, इनके संधि विच्छेद भी पूछे जाते हैं, जो ये संयुक्त व्यंजन आपके पास रहते हैं। तो करते हैं बात कि इनका जो, सबसे पहले अक्षों की बात करते हैं। अक्षों की बात करेंगे तो जहां पे हम अक्षों की बात करेंगे, इसका संधि विच्छेद, त्र का संधि विच्छेद, ज्ञ का संधि विच्छेद करेंगे, और यहां से श्र से, श्र से क्या होता है? श्रमिक होता है, श्रमिक का भी करेंगे। ठीक है, अक्षों के संधि विच्छेद में आपके पास रहने हैं, इनको ध्यान से देखना है, मैं जो बता रही हूँ। क जमा पेट कटा श जमा अ, ये आपका टोटल क्या बन जाएगा? अक्षर बन जाएगा। अब आपको याद रखना, यहाँ पे कभी ये 3 इसमें डिवाइड करके दिया जाता है, कभी सिर्फ आपके पास 2 दिए जाते हैं, कभी तो क और श दिया जाता है, और कभी तीनों दिए जाते हैं। तो आपको याद रखना है, अगर आपके पास तीनों दिए गए हैं तो क भी आधा रहेगा, पेट कटा श भी आधा रहेगा। आपको डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप से मिलेंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है उन वेबसाइट में, क्योंकि ये दोनों के दोनों आधे हो जाते हैं जब ये वाला है। अगर 2 में दिया गया है तो आपके पास रहेगा आधा क जमा पूरा पेट कटा श, ये भी क्या बन जाता है? अक्षर बन जाता है। तो कंफ्यूज आपने नहीं होना है, उन वेबसाइट पे नहीं जाना है, एग्जाम में इसी तरह के आपके पास पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है त्र। तो अब तो आप त जमा र जमा
अब तो आप ये वाला बता देंगे कि ये कैसे रहने वाला, सेम है जैसे ऊपर वाला, ये भी आधा ये भी आधा और पूरा। और अगर सिर्फ दो में दिया गया है तो जमा र, ये वाला त्र बनाया गया, तो को आधा कर दो, र को रहने दो। क्लियर हुआ। और नेक्स्ट आपके पास है ज्ञ, ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें आता है ज, जमा, य, जमा, अ। इसमें भी इस प्रकार से, ये वाला तो जानते ना, यो बोलते इसको। तो अगर अ साथ में है तो ये वाला आपके पास नहीं रहने वाला है। ठीक है, ये दोनों के दोनों आधे रहने वाले हैं, ये आपका ज्ञ बनेगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है बेटा, याद रखना है। यहाँ पे ज होगा जमा, तो यहाँ पे पूरा आएगा, तो भी ये ज्ञ बन जाता है। ये आपको याद रखना है। श्र के संधि विच्छेद में बात करेंगे, श जमा र जमा अ, और ये आपका श्र बनता है। तो यहाँ पे अ है तो ये आधे आधे रहेंगे। और अगर इधर बात करेंगे श जमा र की, तो ये भी आपका कंप्लीट। अब किस तरह से बनते हैं मैंने आपको बताया है कि अ को शहीद वर्ण कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हर जगह ये अपने प्राणों की आहुति दे देता है, अपने प्राणों का बलिदान दे देता है, खुद को ये शहीद कर देता है दूसरे के एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए, इसीलिए इसको शहीद वर्ण कहा जाता है। और अगर हम इनका संधि विच्छेद, मान लीजिए आपके पास र आया है और र का संधि विच्छेद करना है, तो आप कर सकते हैं ना आराम से, र जमा अ इज इक्वल टू क्या बनेगा, र। तो यहाँ पे भी तो सेम सीक्वेंस है। ऐसी बेफालतू में किसी वेबसाइट पे ट्रस्ट करके क्या करना है? अगर आपके पास एग्जाम्पल में नहीं है इस तरह का दिया हुआ, मान लीजिए एग्जाम्पल में आपके पास इस टाइप से कोई एग्जाम्पल दिया हुआ है, बाकी सारे के सारे गलत है, तो जब तो ऑप्शन ही इस तरह के होंगे तो वहां पे तो टिक करना ही पड़ेगा। बट अगर प्रॉपर तरीके से देखा जाए तो आपके पास ये वाला बिल्कुल करेक्ट रहता है, संधि विच्छेद। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। क्लास ज्यादा लंबी ना चली जाए तो क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। अभी आपके व्यंजन वर्ण खत्म नहीं हुए हैं। अभी आपके पास कौन से बच्चे हैं? अल्प प्राण बच्चे हैं, महाप्राण बच्चे हैं, प्लस लास्ट में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट बताऊंगी मैं आपके पास। एक वर्ड भरेगा उसमें, उसमें मैं आपको टोटल एक ओवरव्यू दे दूंगी, जो आपके लिए एग्जाम के रिलेटेड, एग्जाम के रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस इंपोर्टेंट रहते हैं वो मैं आपको पूरे के पूरे दे दूंगी इसी चैप्टर के लास्ट में। तो याद रखना है कि पहले वाला लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो पहले वाला है, दूसरे वाले में फिर डिफरेंस है, और तीसरे वाला फिर से अलग है। और फोर्थ जो रहना है लेक्चर, वो मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट है। वो होगा आपका कि जो आपके प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं क्वेश्चन, उस पे बेस सारा का सारा। लास्ट में एक जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाला है वो आपके पास बोर्ड में भर दूंगी। ठीक है, अभी आपका व्यंजन वर्ण खत्म नहीं हुआ है, ये बचा है। मे भी इसके ऊपर भी एक लेक्चर हो सकता है कि बन जाए। बेशक छोटी सी एक शॉर्ट वीडियो भी बनती है, 13 मिनट तक की क्लास में लगती है, तो वो भी है ना, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। बट करवाऊंगी बिल्कुल, टॉपिक को डिटेल्ड करवाऊंगी जितना आपके पास एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक है, तो बेटा आज यही क्लास को समाप्त करते हैं। इजाजत चाहती हूँ आप सभी से। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर ऑल योर सेल्फ।